नमस्कार, मैं निरंकार और प्रीलिम्स बूस्टर प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है। राज्य व्यवस्था से संबंधित एक प्रश्न पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। देखिए, दिया गया है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि सीएजी की बात हो रही है, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कह रहा है उपयुक्त कथन में से कौन सा या से कथन सत्य है, यानी कि करेक्ट स्टेटमेंट को आपको पहचानना है और सही उत्तर देना है। पहला कथन है, यह राष्ट्रपति के समक्ष शपथ लेता है तथा कार्यकाल 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले पूरा होता है। तो ये सारे कथन नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से संबंधित है, इसलिए हम पहले इस पद के बारे में अच्छी जानकारी ले लेते हैं, तब आसानी से इस प्रश्न को हम लोग हल करेंगे। चलिए देखते हैं। तो वास्तव में इसको हम शॉर्ट में लिख देंगे सीएजी, कंप्ट्रोलर ऑडिटर एंड जनरल ऑफ इंडिया। इसको संविधान के भाग 5 में और अगर अनुच्छेद की बात करें आर्टिकल 148 में रखा गया है। यह पद जो लिया गया वो 1935 के अधिनियम से ग्रहण किया गया। बस ध्यान ये रखना है कि केवल पद लगता है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, बहुत भ्रामक नाम है ये। हालांकि काम इसका बहुत छोटा है, केवल ये लेखों का परीक्षण करता है, ऑडिट करता है। जो वित्तीय जो पूरा वित्त होता है उस पर कंट्रोल करने का काम संसद करती है, ना कि ये करते हैं। तो यह ध्यान रखिएगा कि नियंत्रक का मतलब ये नहीं कि पूरे जितना आर्थिक मामले हैं सबको कंट्रोल करता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो 35 के अधिनियम से लिया गया है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। अब इसकी अगर हम विशेषताएं देखें तो हम कहेंगे सबसे पहले इसकी नियुक्ति प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती है मंत्रिपरिषद की सलाह पर। मंत्रिपरिषद की सलाह पर यानी कि राष्ट्रपति इसको नियुक्त करता है, जिसको मंत्रिपरिषद सलाह दे देगी उसी को ये अपॉइंट करेंगे। लेकिन यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद नहीं है, मतलब उसकी इच्छा पर नहीं है। यानी कि अगर इसको हटाना है पद से तो इसके लिए बड़ी ही कठिन प्रक्रिया है। यह वही प्रक्रिया है जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस को हटाने की प्रक्रिया है। यानी कि इसके लिए व्यवस्था की गई है दोहरे बहुमत की। अब दोहरा बहुमत क्या होता है इसको हम लोग बाद में समझेंगे, जब बहुमत पे कोई क्वेश्चन लेंगे तब। यानी हटाना इसको इतना आसान नहीं है, बहुत टफ प्रक्रिया होती है, जबकि नियुक्ति साधारण तरीके से होती है और प्रेसिडेंट कर सकते हैं। अब देखिए ध्यान से, जो इनका कार्यकाल होगा यह कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले पूरा होगा वही माना जाएगा। या तो वो 65 साल की अगर हो जाएंगे तो रिटायर हो जाएंगे, और अगर 65 साल के नहीं होते हैं और 6 साल का कार्यकाल पूरा कर लेते हैं तो वो पद से हट जाएंगे। यानी 6 साल का इनका कार्यकाल है। अगर हम शपथ की बात करें तो शपथ दिलाते हैं प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट के समक्ष ही ये शपथ लेते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। योग्यता की अगर बात करें तो संविधान में कुछ इसके लिए विशेष प्रावधान नहीं किया गया है। इसके लिए सिर्फ कहा गया है कि भाई 10 वर्ष तक लोक सेवक रहा हो और साथ ही साथ वित्तीय मामलों का जानकार हो तो उसको सीएजी बनाया जा सकता है। अब ये भी बात समझिएगा कि जब ये पद छोड़ दें, यानी या तो ये इस्तीफा दे दें, मान लो कि इस्तीफा दे दें, या रिटायर हो गए, रिटायरमेंट हो गया, तब वह व्यक्ति सरकार के अंतर्गत किसी लाभ के पद पर कार्य नहीं कर सकता। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, क्योंकि ये जांच किसका करता है, जो सरकार पैसा खर्च करती है उसी की तो ऑडिट करता है ये लेखों की। और अगर ये रिटायरमेंट के बाद भी लाभ के पद पर कार्य कर सकता तो ऐसे में कोई भी सरकार होगी वो लालच दे सकती है, तो ये जो घोटाले होंगे उस घोटालों को उजागर नहीं करेंगे। तो ये बात भी समझना है आपको। थोड़ा सा इसका वेतन देख लेते हैं। वेतन इसको दिया जाता है संचित निधि से। अब संचित निधि क्या है, जब निधि पढ़ाएंगे तो आपको समझाएंगे। और लगभग वही वेतन होता है जो सुप्रीम कोर्ट के जज को मिलता है।
ये तो बात हो गई इस पद से संबंधित। अब इसके थोड़ा सा हमको कार्यों को भी समझना चाहिए। देखिए ध्यान से, देखो ये सीएजी है। सीएजी के पहले दो काम हुआ करते थे, पहले, अभी नहीं। एक था लेखा बनाना, यानी अकाउंट तैयार करना, जितना भी पैसा खर्च होता है उसकी लिखा पढ़ी करना बही में, वो काम था। और एक है लेखा परीक्षण, ये दो काम। तो शुरुआत में ये दोनों ही काम इसी को सौंपा गया था, लेकिन 1977-78 में अलग कर दिया गया, अलग किया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पीसीएस में पूछा भी गया है। यानी अब लेखा बनाने का काम किसी और को दिया गया और इनका काम केवल बचा है क्या, लेखा परीक्षण करना। इस बात को ध्यान में रखना। अब देखिए ध्यान से, सरकार है। अब सरकार हम अगर ले लें, मान लो कि ये केंद्र सरकार है, केंद्र स्तर पर दो तरह की ये जांच करता है। एक तो होती है सामान्य रिपोर्ट, सामान्य रिपोर्ट। अब सामान्य रिपोर्ट क्या है, और एक होता है सार्वजनिक उपक्रम संबंधी रिपोर्ट। दो रिपोर्ट तैयार करता है। मतलब इसका क्या है, एक तो वह पैसा जो सीधे जनता के कल्याण में खर्च किया जाता है, सड़क बनवाना है, बिजली व्यवस्था करना है, शिक्षा की व्यवस्था करना है, वेतन देना है, सारी जो सामान्य खर्चे होते हैं उसकी लेखा की जांच करता है कि ये पैसा सही से खर्च हुआ है या नहीं हुआ है। तो इसको कहते हैं सामान्य रिपोर्ट बनती है। एक होता है सार्वजनिक उपक्रम संबंधी रिपोर्ट। इसका मतलब क्या है, आप देखते होंगे सरकार भी तो बहुत सारी कंपनियां चलाती है, बहुत सारे उद्योग पर लगी हुई है, व्यापार कर रही है। तो जो सरकारी उपक्रम होते हैं, जो सरकारी इंस्टीट्यूशंस होते हैं, उद्योग हो, कोई भी काम, उनसे संबंधित भी उस पर नजर रखती है, उससे संबंधित एक रिपोर्ट तैयार करती है। अब ये क्या करेंगी, ये दोनों रिपोर्ट तैयार करके दे देंगे प्रेसिडेंट को। प्रेसिडेंट क्या करता है कि इसको ये संसद में रखवाता है, संसद के पटल पर रखवाता है। कौन, प्रेसिडेंट। ये ध्यान रखिएगा। अब जब प्रेसिडेंट इसको रखवाता है संसद के पटल पर, इस पर होती है चर्चा। और संसद में दो समितियां होती हैं, ध्यान दीजिएगा। एक होती है लोक लेखा समिति, लोक लेखा समिति, और एक होती है सार्वजनिक उपक्रम समिति। ठीक है, अब इन समितियों पर भी हम चर्चा बाद में करेंगे। अभी ध्यान रखना है कि लोक लेखा समिति यानी कि ये सब संसद के सदस्य होते हैं इसमें। अब पटल पर जब रखते हैं तो ये रिपोर्ट इनको मिल गई और ये रिपोर्ट इनको मिल गई, क्योंकि राष्ट्रपति के माध्यम से संसद में गई और उस पर चर्चा हुई। और फिर इसके बाद ये लोक लेखा समिति को सामान्य रिपोर्ट और सार्वजनिक उपक्रम संबंधी रिपोर्ट सार्वजनिक उपक्रम समिति के पास पहुंच गई। अब खूब बहस होगी, चर्चा होगी घोटालों पर कि ये हो गया, इतना ये हो गया। इसके बाद अगर कोई दोषी पाया जाता है तो सरकार कार्रवाई करती है, सरकार कार्यवाही करती है। यानी कि लोक लेखा समिति और सार्वजनिक उपक्रम संबंधी समिति जो है, ये दोनों चीरफाड़ करेंगे, पोस्टमार्टम करेंगे इस रिपोर्ट का। और इसके बाद सदन में ये लोग चर्चा करेंगे कि भाई ये इतना घोटाला हुआ, यहाँ पर ये हुआ, वहाँ पर वो हुआ, ये चर्चा होगी। और अगर कोई दोषी पाया जाता है तो सरकार उसके ऊपर या संसद उसके ऊपर कार्रवाई करती है। ये केंद्र स्तर पर है। सेम यही प्रोसेस राज्यों में भी होता है। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा, हमारे देश में जो लेखा परीक्षण का काम है ये इकहरी व्यवस्था है, यानी कि राज्य के लिए अलग नहीं है, ये पूरा सीएजी के अंतर्गत ही होता है भारत के। बस यह है कि अलग अलग स्टेट की अपनी उसकी शाखाएं होती हैं। तो आप ये नहीं कहेंगे कि स्टेट के लिए अलग है और केंद्र के लिए अलग है, सब एक ही है। बस राज्य स्तर पर व्यवस्था क्या होती है, इसमें भी वही चीज होगी। जैसे यहां पर भी सामान्य रिपोर्ट तैयार होगी और सार्वजनिक उपक्रम संबंधी रिपोर्ट तैयार होगी। अब राज्य चुकी है तो यहाँ प्रेसिडेंट की जगह पे कौन आ जाएगा, राज्यपाल आ जाएगा। गवर्नर को रिपोर्ट देंगे, गवर्नर क्या करेगा, सदन में रखवा देगा उसको पटल पर। और वहां पर भी राज्यों में लोक लेखा समिति और सार्वजनिक उपक्रम संबंधी समिति होती है, वो अपना उस रिपोर्ट की चीरफाड़ करेंगे, उस रिपोर्ट की समीक्षा करेंगे और सदन में चर्चा होगी। अगर कोई दोषी पाया जाता है तो सरकार या संसद उस पर कार्यवाही करेगी। तो आपको क्या समझना, सेम प्रक्रिया है, बस वहां राष्ट्रपति की जगह पर क्या हो जाएगा, राज्यपाल हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरह से सीएजी वर्क करता है।
अब इसके अलावा इसमें और क्या चीज जानना है, इसके थोड़ा सा हम लोग कार्यों को भी देख लेते हैं कि भाई इसके कार्य क्या क्या हैं, ध्यान दीजिएगा। तो पहला कार्य तो इसका यही है कि जो सरकारी व्यय प्लस जो उपक्रम संबंधी लेखा परीक्षण करना, एक तो काम ये होता है। दूसरा इसका काम ये है कि ये ऑडिट का तरीका क्या होगा, उसका प्रारूप, यानी राष्ट्रपति के कहने पर ही ये ऑडिट का प्रारूप एवं विधि का निर्माण कर सकते हैं कि इस तरह से ऑडिट किया जाना चाहिए। और क्या हो सकता है, राष्ट्रपति के कहने पर ऐसी संस्था का ऑडिट कर सकते हैं जो सरकार द्वारा वित्त पोषित ना हो, वित्त पोषित ना हो। यानी कि अगर सरकार उसको फंड नहीं करती है किसी संस्था को, तब भी ये राष्ट्रपति अगर कहता है तो उस संस्था की ऑडिट कर सकते हैं। जैसे मान लो LIC है, अब LIC क्या है, प्राइवेट है, लेकिन अगर राष्ट्रपति कह दे कि भाई LIC का आप करो, मतलब आप कहते हैं लिमिटेड है, इसी प्रकार से ICICI बैंक है या कोई भी प्राइवेट कंपनी है, राष्ट्रपति के कहने पर उस संस्था की भी ऑडिट ये कर सकता है। इसके अलावा क्या करना है, ये ऑडिट सर्टिफिकेट यानी लेखा प्रमाण पत्र प्रदान करना, और क्या करना है, सरकार के घोटालों को उजागर करना, ये सब मोटे तौर पे इसका काम होगा। ठीक है, तो ये पूरी बात हमने CAG से संबंधित आपको समझा दी है। अब हम प्रश्न को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए ध्यान से, पहला कथन है राष्ट्रपति के समक्ष शपथ लेता है, यह बात तो सही है, बट कार्यकाल 5 वर्ष नहीं होता है, कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष होता है। और 65 वर्ष सही लिखा है, लेकिन ये 6 वर्ष होना है, इसलिए यह कथन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। फिर क्या है, दूसरा कथन है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। तो यह भी कथन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि इसको राष्ट्रपति कभी भी नहीं हटा सकता, इसके लिए विशेष व्यवस्था है, यानी दोहरे बहुमत के द्वारा इसको हटाया जा सकता है। तो यह भी कथन क्या हो जाएगा, गलत। फिर कह रहा है यह सरकार द्वारा व्यय किए गए धन तथा सार्वजनिक उपक्रम संबंधी लेखाओं का परीक्षण करता है। तो यह कथन एकदम से सही है, चाहे केंद्र हो सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, दोनों ही सरकारों का जो पैसा खर्च होता है सामान्य कार्यों में, उसके लेखा की परीक्षण करना, और साथ ही साथ जो सार्वजनिक उपक्रम संबंधी खर्च होते हैं या उपक्रम चल रहे हैं, उनके भी लेखाओं की जांच करता है। तो यह कथन सही है। फिर है भारत में केंद्र एवं राज्य दोनों ही स्तर पर इसका प्रावधान है, अर्थात दोहरे लेखा परीक्षण की संविधान में व्यवस्था है। तो दोहरे लेखा परीक्षण की व्यवस्था नहीं है, केंद्र और राज्य दोनों का ही ऑडिट करने का काम CAG ही करता है भारत का, इसलिए यह भी कथन गलत हो जाएगा। पूछ रहा है कौन सा कथन सत्य है, तो केवल और केवल इसमें तीसरा कथन सही है, यानी कि D ऑप्शन इसका सही होगा।